हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमने एक नया चैप्टर शुरुआत किया था, इंट्रोड्यूस हमने कर दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और हमने ये कहा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट्स भी बताई थी। गैसेस के केसेस में कई बार हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मास, तो हम एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या पर मिनट लेते हैं। और यदि मोलर कंसेंट्रेशन लिए सब्सटेंस की तो यूनिट लेते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का मोल पर लीटर पर टाइम और मोलरिटी पर यूनिट टाइम। अब बात आती है किसी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में क्या रिलेशन होगा। तो लिखो हेडिंग रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस and rate of disappearance। तो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे 2a प्लस बी कन्वर्टेड टू मान लो c प्लस 3d। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, तो समय के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो खर्च होंगे और सी और डी बनेंगे। तो एक बात तो क्लियर है, अगर बी का 1 मोल खर्च होता है तो ए के कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 2। तो इसका मतलब ए डबल रेट से खर्च हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। लिख सकते हैं इस बात को। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अगर B का 1 मोल खर्च हुआ है तो A के 2 मोल खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब B दुगना खर्च हुआ है, दुगने रेट से खर्च हुआ है इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यू कैन से दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या था? मान लो डी ए अपॉन डी टी, ये तो था, माइनस लगा देते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और 2 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, ये वाला 2। तो इसका मतलब सिमिलरली यहां पर डी के लिए क्या बोलोगे? बी और डी के लिए क्या बोल दोगे आप? और बी और सी के लिए क्या बोल दोगे? तो सिमिलरली बी और सी के लिए बी का 1 मोल खर्च हुआ है तो सी का 1 मोल बना है। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो डी सी अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। साथ में अब बी के रेस्पेक्ट में अगर डी को देखो तो बी का 1 मोल खर्च होने पर डी 3 मोल बना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी वुड बी 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो डी के लिए और डी और बी के बीच में क्या बोलोगे? तो माइनस डी बी डी डी अपॉन डी टी, 3 गुना रेट है फॉर्मेशन का, तो 3 टाइम्स ऑफ माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये हमने डी बी अपॉन डी टी के टर्म्स में बी के रेस्पेक्ट में हमने ए सी और डी के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस जो भी एप्लीकेबल है वो लिखे। मैं इस 2 को यहाँ से डिवाइड कर दूँ, ये तो 1 है ही, इसको 3 को डिवाइड कर दूँ, तो देखो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी गॉट। व्हाट एक्सप्रेशन ये था 2a प्लस बी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 डी बी अपॉन डी टी is equal to 1 upon 1 dc upon dt is equal to 1 upon 3 dd upon d upon dt। अच्छा हो तो यहाँ t भी लगा सकते हो, at any instant, at any instant, at any instant। तो like that you can say, so this is the relationship। ये है relation between the various rate of disappearance and appearance for a given chemical reaction। अच्छा, इन जनरल, ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए था, तो इन जनरल मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है ए प्लस
बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी, इसके लिए कैसे लिखोगे आप? -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन बी, छोटे ए बी सी डी कौन है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द रिएक्शन, अपॉन डी टी, ऐसी 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी, ऐसे ही लिख दोगे 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। ये रिलेशनशिप हुआ इन जनरल, समझ गए बात को आप? तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके आप उनको इक्वेट कर सकते हो, बट दिस इज एप्लीकेबल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट करके, दिस रिलेशन is applicable when all the reactants and products are in same phase। सेम फेज में होंगे तभी एप्लीकेबल होगा, वरना एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मान लो सभी एक्वस हैं, मैं चलो एक्वस ले लेता हूं। अगर ये मैंने एक्वस ले लिया मान लो, तो इसका मतलब सभी ए बी सी डी सेम वॉल्यूम में डूबे हुए हैं, तो जब हम कंसंट्रेशन का चेंज निकालेंगे तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम शुड बी कॉमन, सेम फेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक्वस फेज में है तो कोई गैस फेज में हो, क्योंकि गैस को पानी के अंदर थोड़ी रहेगी, सॉल्यूशन के अंदर गैस तो ऊपर इकट्ठा हो जाएगी अंदर कंटेनर, तो गैस का वॉल्यूम अलग होगा, एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग होगा, तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा फॉर्मूला। फिर ये समझ लें सभी स्टूडेंट्स। तो दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, या तो सभी गैसेज हों या फिर सभी सॉल्यूशन फेज में हों, ताकि वॉल्यूम फॉर ऑल द स्पीशीज शुड बी कॉमन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो लिख लो, इस बात का ध्यान रखना होता है क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से आप लिखते हो। अब हमने प्रीवियस वीडियो में अगर ध्यान दो तो जाते जाते एक बात कही थी, ये तो हमने जैसे ये रिएक्शन है ए प्लस बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी, इसमें 4 तरह के रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन कर दिए बेस्ड ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक और टर्म डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक और टर्म लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सर वो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही थे। अरे वो रेट ऑफ रिएक्शन या तो ए था या बी था, स्पेसिफाई कर रहे थे हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को, यहां नहीं कर रहे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करें? इसी रिएक्शन के लिए ये जो ऊपर वाली ये वाली है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो वो तो आ गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी माइनस डी बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी डी सी अपॉन डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी 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 अपॉन डी टी। ये 4 टाइप के तो हो ही गए, बट आप स्पेसिफिक ना करो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में ना लिखना चाहो तो एक जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस सी। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? फॉर ए गिवन रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन का दिया जाना चाहिए, स्टाइक्योमेट्री शुड बी नोन फॉर दिस। फॉर ए गिवन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the rate of change of concentration of any substance involved in reaction. So for a given reaction, rate of reaction is defined as the rate of change of concentration of any substance involved in the reaction divided by its कौन? वो जो substance लिया था वो उसका its stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient divided by its stoichiometric coefficient। तो जैसे यही रिएक्शन थी ए प्लस बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी, मान लो एक्वस फेज में हो रही है रिएक्शन, एक्वस फेज में हो रही है, तो इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन
अब ना ए लिख रहे हो, ना बी लिख रहे हो, ना सी लिख रहे हो, ना डी लिख रहे हो। इसके ऊपर आईआईटी जेई ने शायद 2019 में एक सवाल पूछा है, जेई मेन में। अच्छे अच्छे घूम गए उस सवाल में, आएगा वो क्वेश्चन तो बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे? अगर ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कैसे लिखोगे? -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी। चाहो तो बी के टर्म्स में लिखोगे तो बोलो कैसे लिखोगे? -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। चाहो तो सी के फॉर्म में तो 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी, और चाहो तो डी के फॉर्म में तो 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। आप चाहो तो यहां टी भी लगा दो, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। यूनिट वही होगी, यूनिट में कोई अंतर नहीं है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से तो डिफाइन किया है, मोल पर लीटर पर टाइम, और मोलैरिटी कैपिटल एम टाइम -1। और यदि प्रेशर के टर्म्स में है तो पास्कल और एटमॉस्फेयर, और जो भी यूनिट हो टाइम -1। सो लाइक दैट यूनिट विल बी देयर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है जिसके रेस्पेक्ट में हम चेंज मेजर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ध्यान दो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस नीड नॉट बी सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आएगा, एज ए नोट करके लिखेंगे। if stoichiometry of given reaction is altered, changed by multiplying by a factor, देन ध्यान दो, अगर कोई गिवन केमिकल रिएक्शन थी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को, तो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डबल हो गया। अब तो ध्यान दो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज्ड। देन नोट दैट रेट ऑफ disappearance of reactants and rate of appearance of products do not change, नहीं होंगे चेंज। तो ध्यान दो, किसी रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को हमने कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर चेंज कर दिया है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस विल नॉट चेंज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लो मैं यही एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल a प्लस 2b कन्वर्टेड टू 3c। मान लो ये कोई रिएक्शन है और इसमें दिया हुआ है -dA अपॉन dt कुछ 2 × 10⁻³ m मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर, मिनट -1। मान लो ये रिएक्शन है, ये रेट दिया हुआ है इसका। समझ में आ गई बात? तो मान लो मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर मान लो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 4b कन्वर्टेड टू मान लो 6c, ये रिएक्शन हो गई। फॉर दिस रिएक्शन अगेन -dA अपॉन dt वुड बी सेम, वो तो वही रहेगा, 2 × 10⁻³ m मिनट -1। अच्छा, यहां रेट ऑफ रिएक्शन कितना था इस वाली के लिए? यहां रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? डिसअपियरेंस अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो 1 से डिवाइड कर दो ए के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को 1 से डिवाइड करके, तो यही आ गया था 2 × 10⁻³ m मिनट -1।
बट यहां अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, तो वो क्या हो गया, -1/2 dA अपॉन dt, और dA अपॉन dt तो जो पहले था वही अब है, तो dA अपॉन dt क्या था, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दैट रिमेन्ड अनचेंज्ड, वो अभी भी 2 × 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻³ अपॉन 2, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी, नाउ यू विल हैव 1 × 10⁻³ मोलारिटी मिनट -1। समझ गए बात आप? तो रेट ऑफ रिएक्शन may change, will change when the stoichiometry change, but rate of disappearance and appearance do not change. So ये था concept of rate of disappearance, rate of appearance and rate of reaction for a chemical reaction. चलो एक आध छोटा सा सवाल भी सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। नोट डाउन द क्वेश्चन। मान लो मैं क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा ले लेता हूं। यस, दिस इज द डेटा विद मी। मान लो ये कह दें कि हीटिंग ऑफ CH3 twice N2 gas gives N2 gas and C2H6 gas if, और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज, दिया हुआ है 56 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड रेट ऑफ formation of, then find rate of formation of C2H6। मान लो ये छोटा सा सवाल है, तो एक तो इसमें एक इंडिकेशन ये है कि ग्राम पर लीटर पर सेकंड में दिया है और यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो हमेशा रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री तो मोल्स में पढ़ते हैं, तो मोल्स में कन्वर्ट करके करना है। जैसे रिएक्शन को लिखोगे तो CH3 ट्वाइस N2 गैस डिकम्पोज होगा थर्मली, तो इट गिव्स C2H6 गैस। अच्छा, पूरी रिएक्शन गैसियस फेज में है, तो क्वेश्चन ने दिया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, तो dN2 अपॉन dt ये दिया हुआ है कितना, 56 ग्राम पर लीटर, तो 56 अपॉन 28 मोलर मास हो गया, 2m सेकेंड -1, यही हुआ ना। तो फिर ये रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कितना हुआ, तो d ऑफ C2H6 अपॉन dt विल बी इक्वल टू सेम, वही स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 होगा, एंड दैट विल बी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट चूंकि क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर पर सेकंड में दिया है, तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 2 इंटू C2H6 का मोलर मास 12 दूनी 24 और 36, यही हुआ ना, बिल्कुल 30 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया 60 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। भाई यही आंसर है, समझ गया ना बात को। कभी कभी क्वेश्चन में जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक, कि भाई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 और C2H4 तो सेम है, और ये 56 है तो ये भी 56 होगा। अरे ग्राम में थोड़ी, पहले ग्राम को मोल में तो कन्वर्ट कर लो मेरे भैया। अंडरस्टूड? मैंने जानबूझ के दिया है क्वेश्चन। क्लास में कई बार क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे खूब गलती करते हैं इसमें, तो इसलिए मैं ये इलस्ट्रेशन, कैसा भी बैच हो, तेज से तेज बच्चे भी क्यों ना हो, ये जरूर बताता हूं कि स्टोइकियोमेट्री शुड बी रेड इन मोल्स। चलो एक आध सवाल और भी लेते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मेरे पास ये डेटा है क्वेश्चन का, अनदर सिंपल क्वेश्चन। कोई रिएक्शन है 3A कन्वर्टिंग टू 4B प्लस 2C। reaction is carried out
in a closed vessel of 10 liter capacity। ठीक है, number of moles of B increases by how much? 8 into 10 to the power minus 3 moles in 10 सेकेंड। ठीक है, फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ disappearance of A, second rate of formation या rate of appearance of, ये किसका दिया हुआ था? B का दिया हुआ था, C कह दो। और थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कर लो, फाइंड आउट, इजी सा क्वेश्चन अगेन। क्या कह रहे हैं? 3a, अब ये तो पता ही है ना कि -1/3 dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt इज इक्वल टू 1/2 dC/dt। ये रिलेशन हुआ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंक्रीजेस बाय दिस मच। तो क्वेश्चन ने इफेक्टिवली क्या दिया हुआ है कि dB/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी टाइम के साथ इज गिवन 8 into 10 to the power minus 3 मोल्स तो बढ़े हैं और 10 लीटर कैपेसिटी थी। इतने मोल्स पर लीटर का चेंज हुआ कंसंट्रेशन का कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो 8 into 10 to the power माइनस कितना हो गया? 5 हो गया, m सेकेंड -1। यही हुआ बस। अब तो क्या है देख लो, पहला पार्ट तो -dA/dt यही तो पूछ रहे हैं, वुड बी वॉट? रिलेशन चले जाओ इधर, dB/dt पता हुआ है तो 3/4 इंटू dB/dt वॉट? 8 into 10 to the power -5, 6 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर या मोलैरिटी सेकेंड -1। एक आंसर ये हुआ सेकेंड पार्ट का। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C तो dC/dt पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने आसान क्वेश्चन है। तो dC/dt चाहिए तो कितना? B के टर्म्स में लिख दो तो 2/4 इंटू dB/dt विच इज इक्वल टू 8 into 10 to the power -5। तो कितना? 4 into 10 to the power -5 m सेकेंड -1। m मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर। और जरा थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक डिराइव्ड टर्म है, किसी भी सब्सटेंस के टर्म्स में ले लें डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इनफैक्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। 3 से डिवाइड ऑलरेडी रख रखा है हमने। तो क्या बोल दें? चलो C के टर्म्स में ले लो तो बस 1/2 इंटू dC/dt। और dC/dt तो अभी अभी आया है 4, तो वैल्यू हो गई 2 into 10 to the power -5 m second -1। So like that you will have to solve question।